जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है और कंप्यूट करना है जी कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, तो कॉस्ट निकालनी है न्यू प्रोडक्ट की फॉर इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट होती है ना, तो वो कॉस्ट निकालनी है। और फिर साथ ही डिस्कस करें रीज़न के साथ, यानी ऐसे नहीं कि बस जो नहीं लिया, रीज़न बताएं कि क्यों किसी चीज़ को इग्नोर किया। ठीक है, डव लिमिटेड कमेंस डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट ऑन 1 जनवरी 2020। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड। अच्छा जी, अब 1 जनवरी को इन्होंने हाँ लिख लें, यहाँ लिख लें। 1 जनवरी को रिसर्च स्टार्ट हुई है। ठीक है, अच्छा, और फिर कह रहा है फॉलोइंग इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड। ठीक है जी, इसी मद में ये खर्चे हुए हैं। नंबर 1, इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। एग्जाम्पल्स ओपन कर लें अपनी किताब में, कोई मसला नहीं। कहते हैं तो मैं भी ओपन कर लेता हूँ। अभी अभी पढ़ाई है ना। अब मुझे वैसे बताओ, एक एग्जाम्पल जो आपके सामने अब आई है, ठीक है, रिसर्च है, डेवलपमेंट है, इवैल्यूएशन कर रहे हैं अभी पॉसिबल अल्टरनेटिव्स की, इवन उनकी सिलेक्शन तक भी ये रिसर्च है। फिर चोजन अल्टरनेटिव पे काम करना, उनको डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्ट करना, टेस्ट करना, चोजन को, ये डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, तो ये क्या फेज है जी? रिसर्च फेज है। तो रिसर्च फेज है तो इसका खर्चा तो एक्सपेंस आउट होगा। ठीक है जी, तो ये हमने कॉस्ट में नहीं लेना, लेकिन हम इसके बारे में फिर अलग से बताएंगे इग्नोर क्यों किया है। दोनों जगह यही भूल गए। अच्छा, उसके बाद सेकंड क्या, तब तक मैं पहुंचता हूं, आप बता दें। पहला एक्सपेंस आउट हो गया, दूसरी क्या चीज़ लिखी हुई है जी? जी, प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स। ये प्रोटोटाइप्स वगैरह बनाना तो डेवलपमेंट फेज के अंदर आया था, है ना जी। वो तो फिर बाद में देखेंगे ना, फिलहाल तो मैं लिख दूंगा डेवलपमेंट बुरी भी हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट लिखूंगा तो सही ना। अभी कौन सवाल कर रहे थे? चले, जो लिखा हुआ था वो मिट गया, कमाल हो गया जी। तो रिसर्च फेज था, मैंने कहा जी ये तो एक्सपेंस आउट होगा, इसको जाने दें। फिर प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स, अब वैसे तो ये डेवलपमेंट फेज की एग्जांपल में आता है, चेक करो। डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ प्री प्रोडक्शन और प्री यूज प्रोटोटाइप्स। ठीक है जी, तो वैसे तो ये डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, और अब देखना ये है कि इसको, वो डेवलपमेंट में ना एक मसला और भी आ जाता है ना, कि इसको हमने कैपिटलाइज कब करना है, जब क्राइटेरिया मीट हो। तो डेवलपमेंट तो है, लेकिन अब अगर आगे कहीं ना लिखा हुआ तो फिर अज्यूम यही करेंगे कि जिस दिन से ये काम शुरू हुआ डेवलपमेंट अच्छी वाली है, पर अभी सवाल आगे पढ़ना है। फिर पायलट प्लांट पर खर्चा हुआ, डेवलपमेंट है। फी टू रजिस्टर लीगल राइट, डेवलपमेंट है। ये तीनों ये पढ़े हुए हैं, प्री प्रोडक्शन, प्री यूज प्रोटोटाइप्स, फिर ये पायलट प्लांट, इसका ऑपरेशन हो, इसकी कंस्ट्रक्शन हो, जो भी हो। चलो खैर, अब आप लोग ओपन कर लो, पता नहीं इसको क्या मौत पड़ी हुई है। ठीक है, उसके बाद फी टू रजिस्टर, इसी के अंदर आखिरी पॉइंट था, जाके देख लो एग्जाम्पल में। ठीक है, ये भी डेवलपमेंट फेज है। फिर कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स, भाई सैंपल्स बनाना तो इसी में ही आएगा ना, क्या ख्याल है? जो पायलट प्लांट ऑपरेट होगा तो उससे सैंपल्स ही तो बनेंगे, तो ये डेवलपमेंट फेज ही चल रहा है। फिर ब्रांड बिल्डिंग कॉस्ट, ये तो मार्केटिंग कॉस्ट होती है, ये तो एक्सपेंस आउट होनी है सीधी सीधी। अब रह गए हैं दरमियान वाले 4 खर्चे, इनमें से अच्छा ये स्टार भी किसी से बाद में देखते हैं किसके साथ लगा। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स के बारे में कहता है 32 रुपये की जो है वो
कॉस्ट इनकर हुई है और NRV लिख दिया उसने, मतलब ये बिक जाएगा 20 रुपये का। अब IAS 16 में आपको पढ़ाया था कि स्टैंडर्ड में चेंज आ गई है और वो कहता है कि अगर सैंपल्स आपने बनाए हैं तो उन सैंपल्स को बनाने की कॉस्ट और उनको बेचने की का रेवेन्यू, बेच कर आने वाला रेवेन्यू, ये P&L में जाना चाहिए। सिर्फ टेस्ट रन की कॉस्ट एसेट की कॉस्ट में अब ऐड होती है। ये नया पैरा ऐड हुआ है IAS 16 में, ठीक है। तो इसलिए IAS 16 के अंदर हम टेस्ट रन कॉस्ट लिखेगा तो एसेट की कॉस्ट में इंटेंजिबल में ऐड करेंगे, लेकिन अगर वो कह दे ड्यूरिंग टेस्ट रन कोई सैंपल्स बने हैं और उनकी कॉस्ट अलग दे और उनका रेवेन्यू अलग दे, तो उसको एसेट की तरफ नहीं लाएंगे बल्कि उसको P&L में ले जाएंगे। लेकिन IAS 38 में ऐसा कोई पैरा ऐड नहीं हुआ। इस वजह से IAS 16 में जो पुराना ट्रीटमेंट था IAS 38 में अभी भी वही चल रहा है। क्या मतलब, आपको सैंपल्स जो बनाने पड़े ड्यूरिंग टेस्टिंग, वो सैंपल्स बनाने की कॉस्ट एसेट में ऐड होगी और उस सैंपल्स को बेच कर आने वाला रेवेन्यू जो है वो उसकी कॉस्ट में से लेस होगा। तो मतलब हम क्या करेंगे, हम नेट कर देंगे इस कॉस्ट को सेल प्रोसीड से, और नेट कॉस्ट अगर आई है तो उसको एसेट में ऐड कर देंगे, और नेट में रेवेन्यू ज़्यादा आ गया तो उसको एसेट कॉस्ट में से लेस करेंगे। ये बात समझ आई है? अगर आइए, ये क्या है जी, सैंपल्स, ठीक है, ड्यूरिंग सैंपल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टेस्ट रन। तो अगर ये IAS 16 के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ा हो तो वहाँ पर हमने क्या करना है, इन सैंपल्स की प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल रेवेन्यू कहाँ लेके जाना होता है जी, P&L में, ठीक है। ओनली टेस्ट रन कॉस्ट इज एडेड इन कॉस्ट ऑफ एसेट। मतलब सैंपल्स के अलावा भी तो टेस्ट रन की कॉस्ट हो सकती है ना। कोई टेस्ट रन वैसे चला कर देखा, आप सैंपल तो नहीं बने, बिजली तो उस पर भी खर्च होगी, लेबर तो उस पर भी लग गई, कुछ ऐसा खर्चा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सैंपल्स को कहाँ ले जाना है, P&L में। जबकि इसके ऊपर लिखना चाहिए था ना, ये किस केस में है, जब IAS 16, क्योंकि IAS 16 के अंदर एक नया पैरा इंसर्ट हुआ था। पैरा मेरे जहन से नाम, उस पैरे का नंबर निकल गया। बहरहाल IAS 16 के अंदर वो पैरे ने ये आके चेंज कर दी थी। पहले ज़माने के अंदर ऐसा नहीं होता था। पहले ज़माने के अंदर टेस्ट रन की कॉस्ट भी एसेट में ऐड होती थी, और जो सैंपल्स बनते थे उनकी कॉस्ट नेट ऑफ उन सैंपल्स को बेच के आने वाला रेवेन्यू भी एसिड कॉस्ट में ऐड होता था, अगर पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन IAS 38 के अंदर अभी भी यही होगा। क्या, सैंपल्स की प्रोडक्शन कॉस्ट एंड सेल रेवेन्यू एडेड नेट करके, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कॉस्ट ही ज़्यादा होगी, ठीक है, एडेड इन PP, ठीक है जी। और दूसरा टेस्ट रन, तो वैसे ही टेस्ट रन, अब इसमें क्या होना है, ठीक है, अगर आ जाए तो ठीक है। तो ये कहाँ करना है, ऐड करना है। तो ये ज़रा सा थोड़ा सा फ़र्क है दोनों में, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंपल्स बनाने की कॉस्ट आई है 32, और जो उसको बेच के इनकम आनी है, ये 32 में से 20 को माइनस कर दें, माइनस करके बचा 12। ये 12 आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है। ये इंटेंजिबल्स में अभी भी यही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आगे आते हैं। DL हैज़ ऑल्सो इनकर्ड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, खतरनाक लफ्ज आ गया, सैलरीज एंड ओवरहेड्स। कहता रहे ओवरहेड्स, अभी पढ़ के आ रहे हैं जनरल ओवरहेड्स क्या होते हैं, एक्सपेंस आउट, एसेट की इंटेंजिबल कॉस्ट में ऐड नहीं करने। लेकिन लफ्ज क्या लिख दिया उसने, तो फिर ये अब एक्सपेंस आउट नहीं होने, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होने हैं, ठीक है। अब वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल सैलरीज एंड ओवरहेड्स हैं 5 मिलियन और 1.5 मिलियन इन ईच मंथ ओवर द डेवलपमेंट पीरियड। अब डेवलपमेंट शुरू तो 1 जनवरी को हुई है, खत्म कब हुई है ये अभी तक नहीं पता लगा। फिर बीच में उसने आके आखिर बताया, रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजिंग इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल वाज मेट ऑन, ओके। नाउ 1 अप्रैल को क्या हुआ है जी, क्राइटेरिया मीट हुआ है। इसका मतलब
इससे रिसर्च तो जब तक चली, रिसर्च का कोई एक्टिविटी है वो तो सीधी सीधी ही एक्सपेंस आउट हो जाएगी, लेकिन अगर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी भी है और वो 1 अप्रैल से पहले इनकर हुई है तो इसका मतलब क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था, उसको क्या करेंगे हम, एक्सपेंस आउट करेंगे। तो अगर आप देखें तो प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स जो हैं वो फरवरी और मार्च के अंदर आ रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट होने की वजह से कैपिटलाइज करने की बजाय हमने इनको क्या करना है, क्योंकि क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, ठीक है जी, तो ये कैपिटलाइज नहीं हो सकते। डन हो गया जी, ओके। चलो उसके बाद पायलट प्लांट अप्रैल से जुलाई में चला है और उस वक्त तक क्राइटेरिया मीट हो चुका था, तो इसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज, ठीक है जी। नेक्स्ट है कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो इस प्रोडक्ट से स्टार्ट हो गई है 1 नवंबर से, इसका मतलब 31 अक्टूबर पे डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब इससे आगे कोई खर्चा हुआ भी तो वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता, होगा ही नहीं, वैसे खर्चा डेवलप तो हो गई इसमें, ठीक है। हाँ जी, अभी तो उधर पहुंचा नहीं था मैं, अब पहुंचा हूँ, अगस्त में है। हाँ नहीं नहीं, लीगल राइट इसी को यूज़ करने का, बेसिकली हमने इसको रजिस्टर करा लिया ना, तो ये इसकी कॉस्ट का पार्ट बन गया। जैसे आप मिसाल के तौर पे गाड़ी खरीदें तो आपने उसके जो रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की तो वो गाड़ी कॉस्ट में ऐड हो गई, ऐसे ही आपने ये इंटेंजिबल बनाया, जब बनता हुआ नज़र आ गया आपने फटाफट इसके डिज़ाइन को रजिस्टर करा लिया ताकि कोई और आपसे ये चोरी ना कर सके, तो उसकी कॉस्ट इसमें ऐड होगी और इसी के साथ ही अमोर्टाइज होती चली जाएगी, ठीक है। तो लीगल राइट, अब फी टू रजिस्टर लीगल राइट जो है ये अगस्त में इनकर हुआ है, तो ये भी क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, ठीक है जी। तो कॉस्ट मेरे ख्याल में निकल आई, सवाल तो ख़त्म हो गया, ठीक है। जी, कॉस्ट ऑफ प्लांट, पायलट प्लांट कितनी है जी कॉस्ट, पायलट प्लांट जो है कैपिटलाइज करना है 40, ओके। नेक्स्ट फी टू रजिस्टर कितनी जी, 15। उसके बाद जी सैंपल्स, लेकिन ये नेट कर देने हैं, सैंपल्स बनाने की कॉस्ट 32, बेच कर आने वाला रेवेन्यू 20, तो नेट में 12 की कॉस्ट, और अगर बेचने वाला रेवेन्यू होता लेट से 40 तो नेट में -8 आता तो वही माइनस कर देते, कॉस्ट को कम कर देते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाँ यहाँ पर तो बस यही थे 3, ठीक है, लेकिन नीचे सैलरीज भी तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है और वो कह रहा है 5 मिलियन पर मंथ और 1.5 मिलियन के ओवरहेड्स भी हैं पर मंथ, जो ईच मंथ में ओवर डेवलपमेंट पीरियड हुए, इसका मतलब 1 जनवरी से 31 अक्टूबर तक हर महीने ये इनकर हुए हैं। साइंसदान तो पहले दिन से बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जनवरी फरवरी मार्च के 3 महीनों की सैलरी हो चाहे ओवरहेड्स हो, कहाँ जाएंगे, एक्सपेंस में, और अप्रैल से लेके 31 अक्टूबर तक ये कहाँ जाएंगे, एसेट की कॉस्ट में, ठीक है। तो सैलरीज पर मंथ कितनी है, क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, ठीक है, तो लेकिन क्राइटेरिया जिस दिन से मीट होगा उस दिन से ऑनवर्ड्स ही ना, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रैल से, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर भी है, ठीक है जी, 7 महीने की सैलरीज और 7 महीने के ही ओवरहेड्स, लेकिन ओवरहेड है पर मंथ 1.5 जी 10.5, तो ग्रैंड टोटल क्या आ गया, 112.5 आपकी कॉस्ट आ गई, ठीक है जी। पहला हिस्सा हो गया रिक्वायरमेंट का, लेकिन अभी भी एक हिस्सा बाकी है, वो क्या है, रीजंस ऑफ इग्नोरिंग। अब इसको लिखना कैसे आप लिखें, ठीक है, मैं लिखवाऊंगा आपको, जो जो चीज़ें इग्नोर की हैं वो
चलता ही नहीं है यार। अच्छा चलें, नंबर 1 क्या इग्नोर किया जी आपने? 2 इग्नोर किया, सबसे पहला 2 इग्नोर किया, लिखो। नहीं, ये ऊपर वाला 2 इवैल्यूएशन ऑफ पॉसिबल अल्टरनेटिव किया है ना। अब इसकी रीज़न क्या है? तो बस यही लिखना है, ठीक है। तो लिखें ₹2 million relates to ₹2 million incurred on evaluation, यूँ लिखें ₹2 million लिखना है भाई, लिखना है, लिखें लिखें, शाबाश। यहाँ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में लिखना भी पड़ा करेगा सॉल्यूशंस को, तो हर टॉपिक में इक्का दुक्का मैं लिखवाऊंगा, बाकी फिर आपको डिक्टेट कराऊंगा, उसके बाद फिर आपने खुद लिखने होंगे, ठीक है जी। ₹2 million incurred on evaluation of possible alternatives, सवाल से देख के लिख रहा हूँ, relates to रिसर्च फेज। हमने वजह लिख दी ना, वो वजह नाम लिख करके ये रिसर्च फेज। ₹2 million incurred क्या लिखवाया था? ₹2 million, आगे क्या लिखवाया था? incurred on evaluation of possible alternatives relates to research phase, therefore it shall be recorded in P&L, therefore it shall be recorded in P&L as expense when incurred, full stop। 8 नंबर का सवाल है, 4-5 नंबर ऊपर आगे होने हैं, बाकी इधर भी नंबर हैं इसके भी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, दूसरी क्या चीज़ आपने इग्नोर की, अब इसके बारे में लिखें। Although ₹17 million incurred on pre-production prototypes, although ₹17 million incurred on pre-production prototypes relates to जी, क्या लिखवाया मैंने? ₹17 million incurred on pre-production, although ₹17 million incurred on pre-production prototypes relates to development phase, but अब यहां से जुमला उठाएं, ये भी यहीं से उठाया था, ये भी यहीं से, थोड़ी सी बस ये लिखने का तरीका है बस। वो बचपन में जो कहते होते थे उस्ताद उस्तानिया, सवाल का जवाब सवाल में ही है जी। तो although ₹17 million relates to pre-production prototypes, although 17 million incurred on pre-production prototypes relates to development phase, but recording criteria for capitalizing internally generated was met on 1st April 20। यहां से जुमला उठा के लिखो, but recording या recognition criteria for capitalization of internally generated intangible was met on 1st April 20। ठीक है, was met on 1st April 20 and these expenses are incurred before this date, and these expenses are incurred before this date, therefore these are not added in cost of intangible, therefore these are, पीछे तो नहीं रह गए, therefore these are
तो इनते बच्चे ने हर एक का ख्याल रख सकता है बंदा। देयरफॉर दीज आर, वैसे मुझे तुम लोगों का ज़्यादा ख्याल है इस वक्त जो लेक्चर ना लेके आएंगे और ईद के बाद आए बैठे होंगे। देयरफॉर अब भाई के 5 लेक्चर रहते थे, अब वो रहते हैं, मुश्किल हो रही है। लेक्चर कहाँ लिए जाते हैं, साथ के साथ लेने पड़ते हैं, ठीक है। देयरफॉर these are not added in cost of intangible, rather recorded as an expense in P&L when incurred। वही ऊपर वाला जुमला आ गया, ठीक है। ये 2 हो गए जी। उसके बाद ये 40, 15 और 12 और वो 20 बन गया ना, 32 और 20 करके 12, ठीक है। ये तो हमने ऐड कर ली, इनको तो इग्नोर नहीं किया, ठीक है। फिर कौन सी चीज़ इग्नोर किया आपने? 16 को। जी बेटा, उसने कहा है डिस्कस करो रीजंस फॉर इग्नोरिंग एनी ऑफ अबव एक्सपेंस। मैंने तो ये नहीं इग्नोर किया। ये बेसिकली क्या हुआ है, 32 ऐड हुआ है, 20 लेस हुआ है, दोनों ही लिए हैं। 32 ऐड किया है, 12 लेस किया है, असल में वो 20 लेस किया, तो नेट लिख दिया यहाँ पे। तरीका ये है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 16 क्यों आपने माइनस किया है? एडवर्टीजमेंट से रिलेट करता है, मार्केटिंग से रिलेट करता है, तो IAS 38 प्रोहिबिट करता है मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस को कि कैपिटलाइज करें, ठीक है। तो लिखें ₹16 मिलियन रिलेट्स टू रुपीज, ये वाला लिखे भी कौन सा, ₹16 मिलियन incurred on brand building cost, incurred on brand building cost is rupees 16 million incurred on brand building cost relates to advertisement या is an advertisement expense, जैसे भी लिख लो, relates to advertisement या is an advertisement expense, and IAS 38 prohibits its capitalization as intangible, and IAS 38 prohibits its capitalization as an asset, ठीक है। अब अगर ट्रेनिंग आ जाए तो वो भी ऐसे ही अंग्रेजी लिखनी है, ठीक है। ट्रेनिंग की भी अंग्रेजी यही बनती है। ये दोनों चीज़ों के बारे में IAS 38 प्रोहिबिट करता है हमें कैपिटलाइज करना, ठीक है। और कुछ इग्नोर किया? ओके, उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़नी है, तो वर्किंग यूं करेंगे। रुपीज, अब इधर देखो, 5 इंटू कितने महीने, 3 जमा 1.5 इंटू 3, टोटल कितना बना? 19.5 बनेगा ना। ₹19.5 million incurred in respect of salaries and overheads ₹19.5 ब्रैकेट में इस तरह से आपने लिखना है, ये मैंने इसीलिए इस तरह से लिखा है, ठीक है ना। ये जुमला लिखे होगा तो ऐसे ₹19.5 मिलियन ऐसे ब्रैकेट में शो करोगे कैसे बने, ठीक है। incurred on salaries and overheads relates to the period before recording criteria was met, before recording criteria for capitalizing intangible was met,
बिफोर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजिंग इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल। चलें ठीक है, क्योंकि बेटा टोटल कितने मंथ हैं जैकम जनवरी से 31 अक्टूबर तक 10, उसमें से 7 आपने कैपिटलाइज किए हैं, तो पहले 3 महीने तो ये एक्सपेंस में जाएंगे ना, इनको एसिड में क्यों नहीं लिया? ठीक है, ₹19.5 million incurred on salaries and overheads relates to period before the date when recording criteria was met. Therefore, these are recorded as an expense in P&L when incurred. ठीक है, ले जी 15वां हो गया। अच्छा जी, अब ज़रा आ जाएं वो रिन्यूअल ऑप्शन की बात ज़रा कर लें। अच्छा जी, आपको 1-2 दिन पहले जब डिस्कशन की गई थी अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट की, तो वो मुझे अगर कभी मिल जाती ना तो ये बड़ा मसला होता है। तो लेक्चर बनाना मसला, फिर उसके बाद कहाँ पे वो पता नहीं था, उसको ढूंढना मसला। ये जी अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट की क्या डिस्कशन थी जी? पहली बात, परचेज गुडविल है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल तो एसेट ही नहीं ना है, अमोर्टाइजेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर परचेज गुडविल है तो वो एक एसेट है, कंसोलिडेशन के अंदर आपकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो गुडविल नज़र आया करेगी, इंडिविजुअल में तो नहीं आती, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नज़र आया करेगी, तो एसेट तो है। फिर कोई ऐसा इंटेंजिबल है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इन प्रोग्रेस है, या कोई ऐसा इंटेंजिबल है जिसकी लाइफ इनडेफिनेट है, तो ये 3 के बारे में कहा गया था। आपको ये पढ़ा था ना, कल परसों का लेक्चर था गालिबा, ठीक है, कि आपने इनको अमोर्टाइज नहीं करना। क्यों? अमोर्टाइज हो ही नहीं सकते, एक लाइफ ही इनडेफिनेट है एक एसिड की, कैसे अमोर्टाइज करें? या एक एसिड कंप्लीट ही नहीं हुआ तो अभी कैसे अमोर्टाइज करें? गुडविल आइडेंटिफिएबल एसिड ही नहीं है, कैसे अमाउंट, कितना अर्सा फायदा देगी, क्लियर नहीं होता ये गुडविल हमें, ठीक है। तो फिर इन 3 को आपने एमोर्टाइज नहीं करना, लेकिन फिर लाजमी क्या है, इनको इम्पेयरमेंट टेस्ट से एनुअली गुजारना है और इंडिकेशन का इंतजार नहीं करना, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी थी वो क्या थी, इन 3 के अलावा कोई भी हैं लेकिन इंटेंजिबल हैं, पहली बात ये है, तो उनको क्या करना है, एमोर्टाइज करना है ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ एंड यूजफुल लाइफ। तो इंटेंजिबल्स के अंदर चूंकि लीगल लाइफ भी होती है, तो फिर यहाँ पर एमोर्टाइजेशन के लिए असल रूल क्या था, वो तो हमें सवालों में अभी तक लीगल लाइफ दे नहीं रहा था, लेकिन रूल क्या था कि आपने शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूजफुल लाइफ पे इसको एमोर्टाइज करना है, ठीक है। और अगर कोई इंपेयरमेंट का इंडिकेशन हो तो फिर इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारना है सिर्फ, ठीक है। ये हमने छोटा सा एक टेबल बना के एग्जाम्पल्स भी देखी थी, सही है। अब पेज नंबर 1047 पे तशरीफ लाइए। लाइसेंस की कॉस्ट है 200 और इसकी लीगल लाइफ है 10 साल, जबकि
इसकी यूजफुल लाइफ यानी एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन क्या है? 12 साल। ठीक है, एमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करिए, सवाल ने कहा। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, पेज कौन सा है? 10 जी। हमने निकालना क्या है जी? अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस निकालना है जी। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? कॉस्ट एसेट की, इंटेंजिबल की कॉस्ट और लाइफ। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी है जी? ₹200। लेकिन यूजफुल लाइफ के लिए हमें छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें 2 लाइफ गिवन है। एक है लीगल लाइफ, कितनी है जी लीगल लाइफ? 10 साल। और दूसरी है जी यूजफुल लाइफ। मिसाल के तौर पे हमने लाइसेंस लिया है किसी एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर फिशिंग करने के लिए, तो वहाँ के जो बूढ़े माहीगीर हैं वो कह रहे हैं कि कहीं पे भी फिशिंग अगर की जाए नई जगह पर तो 12 साल तक तसलसल से यहाँ पर मछलियाँ आती हैं, तो आपको ये 12 साल तक यहाँ से मछलियाँ मिल सकती हैं। लेकिन आपको हुकूमत ने लाइसेंस ही 10 साल के लिए दिया है, तो 12 साल आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है। तो फिर अमोर्टाइजेशन के लिए क्या होना चाहिए रेलेवेंट? पहली बात, फ़ायदा आपको कितना अरसा आना है? 10 साल। अच्छा, उलट कर लें, आपको लाइसेंस मिला 10 साल के लिए फिशिंग करने का, लेकिन बुजुर्ग क्या कह रहे हैं वहाँ वाले माहीगीर कि यहाँ पे तो 7 साल के बाद मछलियाँ आनी बंद हो जाती हैं। तो भाई चाहे 10 साल का लाइसेंस मिला है, आपको तो फ़ायदा इस एसेट ने कितना अरसा देना है, तो उस सूरत में शॉर्टर क्या हो जाएगा? यूजफुल लाइफ, तो उस पर अमोर्टाइज कर लेंगे। ठीक है, तो उसूल क्या है? शॉर्टर पर आपने इनमें से शॉर्टर को यूज करना है। ठीक है, तो शॉर्टर 10 है, तो 10 को यूज करके आप एमोर्टाइजेशन निकालेंगे, छोटी सी वर्किंग की, आंसर आ गया ₹20। ठीक है, समझ आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, a company purchased a license for 6 years for 30 million। एक मिनट, यहां पर एक 4A बनाए यार, ये जो मैंने बोला था ना, ये बना लें यार, ऐसी ज़बानी कलामी नहीं अच्छा लगता। एसिड की लाइसेंस की कॉस्ट है 200 और इसकी यूजफुल लाइफ है, पहले लीगल लाइफ लिखी हुई है, लीगल लाइफ है 10 साल, और मैंने 7 साल बोला था। यूजफुल लाइफ कितनी है? 7 साल। ठीक है, तो अब एमोर्टाइजेशन कैलकुलेट कर दें। तो 4A हमने खुद ही बनाया, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस 200 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करेंगे। अब छोटू सी वर्किंग, ज़बानी भी हो सकती है वैसे तो, लीगल लाइफ है और यूजफुल लाइफ। लीगल लाइफ 10 साल है, जबकि यूजफुल लाइफ 7 साल है, तो शॉर्टर क्या बन गया? 7। हमें तो फ़ायदा 7 साल के लिए आना है ना, तो फॉर डेप्रिसिएशन पर्पज शॉर्टर 7 विल बी यूज्ड। तो आंसर क्या आ गया? 20। अच्छा जी, 5वें सवाल की जो रिक्वायरमेंट है ना जी, वो है कैलकुलेट करें लीगल लाइफ। ये लिखा भी हुआ है, कैलकुलेट लीगल लाइफ। अब यहाँ पे वो एक्सटेंशन ऑप्शन वाली बात आने लगी है। ठीक है,
ये इंडिपेंडेंट ऑप्शन है इसलिए मैं एक एक करके करता हूँ, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 में मामला क्या है, 30 मिलियन का हमने एक लाइसेंस लिया है, 6 साल के लिए लिया। क्वेश्चन 5 है, पेज नंबर 1048 पे आ गया ना। अच्छा, अब हमने एक लाइसेंस लिया है 1 जनवरी 2000, देख लो, नहीं लिखा हुआ, अच्छा चलो ठीक, 1 जनवरी पे हमने 1 जनवरी पे ईयर 1 पे, चलो 25 कर लो, ठीक है जी। हमने एक लाइसेंस लिया है कितने का, ₹30 मिलियन का। ये लाइसेंस वैलिड है कितने साल के लिए, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। उसके बाद वो कहता है इट इज रिन्यूएबल फॉर फर्दर 4 years, ठीक है, लेकिन उस रिन्यूअल की कॉस्ट पड़ेगी हमें, तो मैंने अब अज्यूम कर लिया ना 25 है, तो यहाँ पे 1 जनवरी 2000, 25 26 27 28 29 30 हो गया, 31 पे जाकर हम इसको रिन्यू करें अगर, तो हमें कितनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, 1 जनवरी 31 पे हो जाएगा ना, रिन्यूएबल एक ही बात है, ठीक है। तो अब ये कितने साल के लिए और रिन्यू हो जाएगा, 4, 1 2 3 4, ठीक है। सवाल ये है कि 1 जनवरी 25 पे खड़े होकर लीगल लाइफ क्या लें। अब ऑप्शन 1 क्या हमें मिला है जी, ऑप्शन 1 क्या है, रिन्यूअल इज 14 मिलियन। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो क्या 14 मिलियन 30 मिलियन के मुकाबले में ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर तो नहीं, सिग्निफिकेंट चाहे ना हो, इनसिग्निफिकेंट नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। ना होने के बराबर तो ये है कि इधर 30 पड़ा है तो इधर 3 पड़ा होता, 30 के मुकाबले में 3 का क्या, लेकिन 30 के मुकाबले में 14 तो अच्छा खासा झगड़ा कर लेंगे, क्या ख्याल है, ठीक है। तो फिर अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल ना हो तो लीगल लाइफ निकालने के लिए आपने ओरिजिनल पीरियड लेना है, ठीक है जी, और रिन्यूअल ऑप्शन को ऐड नहीं करना, तो लीगल लाइफ विल बी 6 years, ठीक है। लेकिन अगर अब ये इंडिपेंडेंट है सिनेरियोस, ठीक है ना, वो कह रहा है कैलकुलेट फॉर लीगल लाइफ अज्यूमिंग एट द एंड ऑफ 6th year इट कैन बी, अच्छा एंड पे है, ठीक है मैं कर देता हूँ, एट द एंड ऑफ 6th year इसको कितने पर आपने रिन्यू करना है, 1 मिलियन पर। वो ये कह रहे थे स्टूडेंट कि यहाँ 31 दिसंबर लिखे ना, एक ही बात थी वैसे तो। अच्छा अब एंड पे कितना है जी, 1 मिलियन, तो ये तो ना होने के बराबर है, तो फिर ऑप्शन 2 अगर हमारे पास होगा तो हम लीगल लाइफ में ओरिजिनल पीरियड प्लस एक्सटेंशन पीरियड डाल के इसको 10 साल लें। और फिर अगली बात है, इस लीगल लाइफ को कंपेयर करेंगे यूजफुल से, जो शॉर्टर होगी उसको यूज करेंगे अमोर्टाइजेशन के लिए। पर ये सिर्फ डिस्कशन किसके लिए है, लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड को ऐड करें या ना करें। तो लीगल लाइफ में रिन्यूअल पीरियड को ऐड सिर्फ तब करना है जब रिन्यूअल कॉस्ट इज मिनिमल, रिन्यूअल कॉस्ट इज मिनिमल, ना होने के बराबर, और ऐड नहीं करना अगर रिन्यूअल कॉस्ट मिनिमल ना हो तो, ठीक है। यहां से लीगल लाइफ निकलेगी और अगला काम वही है, उसको यूजफुल लाइफ से कंपेयर करेंगे और जो शॉर्टर होगा उसको यूज करेंगे फॉर इम्पेयरमेंट, ठीक है जी। अब बस 6वां सवाल कर लें, वैसे तो दिल है 7वां और 7वां ए भी करा ही दूंगा आज, ठीक है। तो फिर कोई 1-2 सवाल आपको होमवर्क में देने, थोड़ी सी आपकी भी अब तरह काम शुरू करें ना, बड़ी छुट्टियां मारी हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन 1 जनवरी 15 एन एंटिटी बॉट 4 लाइसेंसेज फॉर 10 years, तो लीगल लाइफ क्या ओरिजिनल वाली
10 साल ओरिजिनल लीगल लाइफ, ठीक है। अच्छा, डिटेल आर एज फॉलोज, कॉस्ट है इनकी, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन कहते हैं यूजफुल लाइफ को, ठीक है, और रिन्यूअल कॉस्ट भी है, और लाइसेंसेस कैन बी रिन्यूड फॉर फर्दर 5 years। क्वेश्चन इज कैलकुलेट कर दो अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। तो ये अच्छा सवाल है, इसमें अमोर्टाइजेशन भी निकालेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आता है जी यहाँ पे, इसी पेज पे है। लाइसेंस कितने हैं? 4। लाइसेंस डी खुला खुला करके लिखे, सी, बी और ए। अच्छा, अब जी आपको निकालना क्या है? अमोर्टाइजेशन, जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ओवर शॉर्टर ऑफ लीगल या यूजफुल लाइफ, ठीक है। वो यहाँ पे अब कर लेंगे। कॉस्ट तो सबकी ही गिवन है, जैसे यहाँ पर आप कितनी कॉस्ट लोगे? ए की 500 रुपये, और दूसरे की लाइफ कितनी, कॉस्ट कितनी है? यहाँ पे करते जाएंगे जी। कॉस्ट बी की कितनी कॉस्ट है? 560, यानी जो गिवन है वो लिख रहा हूँ मैं। 560 की कॉस्ट को देखेंगे किसी चीज़ पर डिवाइड करना है। फिर सी की कॉस्ट क्या है? 300, और डी की कॉस्ट क्या है? 180। ठीक है जी। अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ किस लाइफ से डिवाइड करना है वो, ठीक है। तो छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं जी। वर्किंग में हम ले लेंगे लीगल लाइफ, और लीगल लाइफ कितनी थी जी? हर लाइसेंस की लीगल लाइफ कितनी है? 10। अच्छा, यहीं पे ही ना कर लें रिन्यूअल वाला काम, ठीक है। चलो, तो लीगल लाइफ 10 है ओरिजिनल लीगल लाइफ कितनी है? 10, ठीक है जी। और रिन्यूअल ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। 5 साल के लिए रिन्यू कर सकते हैं, तो +5 करें या ना करें डिपेंड करता है रिन्यूअल कॉस्ट ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले में मिनिमल है या नहीं। तो हमने देखा ओरिजिनल कॉस्ट 500 है, रिन्यूअल 80 है, तो इसको ना होने के बराबर तो नहीं कह सकते। असल में ना साइकी सोचे ना यूज़र की, बिजनेस की, कि आज आपको 10 साल के लिए एक लाइसेंस मिला है, तो 10वें साल के एंड पे आपको कहा जा रहा है उस वक्त 80 मिलियन देकर फिर 4 साल 5 साल और कर लेना। तो आप कहोगे यार 80 मिलियन अच्छे खासे पैसे हैं, 10 साल तो गुजार लें, फिर उस वक्त देखेंगे। इसलिए आपने आज इस रिन्यूअल पीरियड को लीगल लाइफ में ऐड नहीं करना। तो लीगल लाइफ कितनी आ गई? 10, ठीक है। अच्छा, दूसरा सिनेरियो, दूसरा लाइसेंस है बी। 10 साल तो सबकी ही लाइफ है ना, ओरिजिनल वाली लीगल लाइफ, ठीक है। तो ये 10 तो सबकी ही ओरिजिनल लाइफ तो है, ठीक है। बी का 560 आज खर्चा आया, 120 आएगा, मिनिमल नहीं है। तो ठीक है। सी के केस में क्या है? 300 का आज, 10 साल बाद सिर्फ 3 का। तो ये पता क्या कहता है बंदा, यार 10 साल के लिए 300 में मिला है और फिर 5 साल के लिए सिर्फ 3 में मिल जाएगा, ले लेंगे। उम्मीद यही होती है कि ले लेंगे आप, हैं। जहाँ पे 10 साल 300 मिलियन में 10 साल के लिए लाइसेंस मिला, वहीं पे सिर्फ 3 मिलियन दे के मजीद 5 साल के लिए मिलना हो, तो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आप कर लेंगे, ठीक है। पर वो कॉस्ट अभी नहीं लेनी, सिर्फ लाइफ के अंदर ये कहानी करनी है। तो आगे 2 सवाल करूंगा ना, 7 और 7A समझ आ जाएगी, पर यहाँ पर 15 आ गई। और लाइसेंस डी के केस के अंदर भी मिनिमल है, तो +5। अब ये हमारे पास लीगल लाइफ आ गई। और दूसरी चीज़ क्या होती है जी? यूजफुल लाइफ। ये सवाल में गिवन है, आपने थोड़ी निकालनी होती है। तो यूजफुल लाइफ सवाल में ये गिवन थी, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन। तो ये क्या है? यूजफुल लाइफ।
तो 13 साल, इनडेफिनेट 7 साल 14 साल, तो 13 और इनडेफिनेट 7 और 14। अब आपने क्या लेना है जी, इनमें से शॉर्टर को लेना है। तो यहाँ पे शॉर्टर क्या है 10 साल, यहाँ पे 10। इनडेफिनेट इज नॉट शॉर्टर देन मतलब 10 इज शॉर्टर, पता लग रहा है ना, ठीक है। फिर 7 और फिर 14, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गए जनाब 10 साल वर्किंग में से निकाला, यहाँ पर लेंगे 10 साल वर्किंग में से निकाल लिया आपने, फिर 7 साल, फिर 14 साल, ठीक है जी। तो आंसर बताते जाएं जी। डी का क्या आंसर है? हाँ सर, हमने तो एक का निकाला था, चलें एक का बता देंगे। 50 अमोर्टाइजेशन आ गई ए की, 56 आ गई अमोर्टाइजेशन बी की, 42.9 आ गई सी की, और 12.9 डी। कुछ समझ आया? जी 7 पढ़े। अब 7 में अभी तक तो हम सिर्फ लाइफ के स्टार्ट पे खड़े होकर यूजफुल लाइफ क्या लेनी, मतलब अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए लाइफ क्या यूज करनी है, सिर्फ ये देख रहे थे, ठीक है। अब हम एक्चुअल में उस वक्त पे पहुंचेंगे जब वो वक्त आना है जिसमें हमने पहले स्टार्ट में ये डिसाइड किया था कि रिन्यूअल करना है या नहीं करना है, तो उस बेस के ऊपर अमोर्टाइज करते आ रहे थे। अब बाकायदा से वो काम होना है। तो 7 पढ़ें ज़रा जल्दी से। We obtained a license for 2 years on यकम जनवरी 2012। तो 2012 वाले साल में यकम जनवरी 12 पे इंटेंजिबल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट बाय पेइंग 100। ठीक हो गया जी, सही है। उसके बाद 31 दिसंबर 2012 आएगा, तो अमोर्टाइजेशन करनी है आपने। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अब वो कहता है 2 साल के लिए है, लेकिन इट कैन बी रिन्यूड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 years बाय पेइंग 60। तो क्या ये मिनिमल है? बोलो, पास करो जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 12, 13, 14, 15 और 16। अगली बात तो फिर देखेंगे ना जब 2 साल गुजर जाएंगे, वो तो बाद में देखते हैं, ठीक है। फिलहाल तो हम यकम जनवरी 12 पे खड़े हैं, तो हमारे पास लीगल लाइफ कैसे निकलेगी? 2 साल जमा 0, ठीक है, क्योंकि रिन्यूअल कॉस्ट इज़ नॉट मिनिमल। तो 2 साल लीगल लाइफ आ गई, और यूजफुल लाइफ सवाल में है ही नहीं, तो बस यही 100 डिवाइडेड बाय 2, तो 50 रुपीज़ की अमोर्टाइजेशन हमने रिकॉर्ड कर ली, ठीक है जी, सही है। अच्छा, उसके बाद जनाब 2013 आ गया। तो इंटेंजिबल तो दोबारा कोई नहीं आना, वो तो हमने ख़रीद लिया था ना। लेकिन 31 दिसंबर 2013 पर हमने अमोर्टाइजेशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट करनी है। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो
₹50 की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड। ठीक है जी। अब 2 साल हो गए एंड, अब तीसरा साल आया और अब सवाल क्या कह रहा है, दरअसल में उसने अज्यूम इन्होंने कर लिया, दरअसल इन्होंने रिन्यू कर लिया। ठीक है, तो दरअसल जब रिन्यू किया तो ठीक है, उस दिन आप इसको अब एसेट बनाएं नया। यूं समझे पहला एसेट खत्म हो गया, नया एसेट आ गया। तो 1 जनवरी 2014 पे इनटेंजिबल एसेट डेबिट, कैश क्रेडिट कितने पे रिन्यू हुआ है जी? 60 पे। ठीक है जी। और इसकी एमोटाइजेशन 31 दिसंबर 14 पर इसकी एमोटाइजेशन होगी 3 साल के हिसाब से, क्योंकि मज़ीद तो कहीं पे नहीं लिखा हुआ ना कि इसने रिन्यू होना है, तो बस 3 साल पे इसको एमोटाइज कर देंगे। तो ये 20-20 रुपए करके अगले 3 साल में इसकी कहानी क्या हो जाएगी? ख़त्म। ठीक है जी। तो 2015 आएगा, तो 31 दिसंबर 15 पर एमोटाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन क्रेडिट कितने से जी? 20 से। कुछ याद आया? ये पढ़ा पढ़ा लग रहा है? अच्छा, शुक्र है। और उसके बाद 2016 के एंड पर ये डेप्रिशिएट होकर कहानी ख़त्म हो जाएगी। कोई क्वेश्चन? क्योंकि जहनों में ये सवाल आ सकता था। इस केस में तो नॉर्मली नहीं आता, दूसरे केस में आ जाया करता है, वो भी अभी पता लग ही जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, अब अगला सवाल पढ़ते हैं जी। जी बच्चों, अगले सवाल में क्या है जी? सेम है, एसेट की कॉस्ट वगैरह ज़रा पढ़ो। 1 जनवरी 2012 पे 2 साल के लिए 100 मिलियन का इंटेंजिबल लिया, रिन्यू हो सकता है 3 साल के लिए बाय पेइंग ओनली 6 मिलियन। अब 100 मिलियन के मुकाबले में 6 मिलियन ना होने के बराबर है। ठीक है ना जी, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, मिनिमल है। तो फिर क्या कर लें? इंटेंजिबल को तो आपने 100 पे रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन लीगल लाइफ के अंदर आपने 3 ऐड कर लिए, तो आपकी लाइफ बन गई 5 साल। अब आपने इस 100 को 5 साल पर डेप्रीशिएट अमोर्टाइज करना है, तो कितना आया जी? 20। दूसरे साल के एंड पर भी 20। ठीक है। और तीसरे साल के स्टार्ट में वो क्या कह रहा है कि अज्यूम करो कि रिन्यू हुआ है वो। अब रिन्यू हुआ कितने पर? 6 मिलियन पर। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ये कहता है कि मिनिमल कॉस्ट है, तो बस इसको जिस दिन इनकर करो उस दिन क्या कर दो, जैसे मेंटेनेंस नहीं होती बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंस आउट कर दो, पीएनएल में डाल दो। इसका कोई असर एसेट की सेहत पे नहीं पड़ना, और एसेट जैसे चला आ रहा था वैसे ही चलता चला जाएगा, 20-20 रुपए के हिसाब से अमोर्टाइज होता हो। ठीक है, तो ये फ़र्क है। ठीक है, अगर मिनिमल कॉस्ट नहीं है तो हम स्टार्ट में सिर्फ उतने ही साल अमोर्टाइज करेंगे, और जब ज़्यादा सारी कॉस्ट इनकर करेंगे, क्योंकि बड़ा डिसीजन होता है, तो उसको कैपिटलाइज करके फिर उसको अगली लाइफ पे अमोर्टाइज करेंगे, जैसे नया एसेट आ गया अगला ख़त्म हो गया हो। लेकिन जब मिनिमल कॉस्ट है तो पहले दिन अज्यूम क्या कर लिया कि ये 5 साल इस्तेमाल करेंगे, और जब वो कॉस्ट पे की छोटी सी तो उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, तो ऐसे जैसे चला आ रहा था वैसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है। अब ये जहनों में आ सकता है कि यहाँ जाके अगर हम ये कहें कि जी नहीं हमने करना रिन्यू, तो ठीक है, नहीं करना तो फिर सारे का सारा चेंज इन एस्टीमेट कह के सारा एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा, मजबूरी होगी। ठीक है, तो ये जनाब आपका 7, पता नहीं कौन सा है, ए है।
लो जी जनाब, वैसे तो इसका सोल्यूशन मौजूद है ना? पता नहीं अब यहाँ पे आता है या नहीं आता। आ तो गया है, बड़ी गल है, इसने इज्जत बख्शी हमें। चलें जी। अच्छा, अब एक पास पेपर का सवाल है जो थोड़ा सा तंग यूं करेगा, बताता हूँ वहाँ पे जाके भी, वो होमवर्क में करना है हमने, ठीक है? वो तंग यूं करेगा कि जब हम इनटेंजिबल खरीदेंगे उस वक्त रिन्यूअल ऑप्शन होगा ही नहीं, तो फिर तो नॉर्मल सवाल है, सवाल खुद बताएगा कि उस वक्त कोई ऑप्शन रिन्यूअल का नहीं था। फिर अगले साल जाके एकदम रिन्यूअल का ऑप्शन आ जाएगा और वो उसको उसी साल में एक्सरसाइज कर लेगा, तो फिर कॉस्ट भी जो है वो इनकर होगी और एस्टीमेट चेंज के हिसाब से चलाना होगा। वो सबसे आखिरी सवाल प्रॉबेबली आपका होना है। इसकी पिक्चर तो आपने ना लेनी, ये कहाँ से आ गया भाई? ये तो कहीं बहुत दूर से आया बेचारा, यहाँ से आया, बहुत तंग कर रहा है मुझे अभी तक ये बंदा। अच्छा जी, चलें आ जाएं जी पास पेपर से, फिर 3 को पास पेपर ले लें, फिर आज होमवर्क में 3 हो जाएंगे। छोटे छोटे ही होंगे बेटा सवाल, तो बड़े बड़े तो बचे ही कोई नहीं है आपके लिए कोई सवाल, सारे छोटे छोटे। अच्छा जी, 4 का अब ज़रा ए पढ़ के देखें, 4 का ए पढ़ के देखें। फिर वहीं चला गया। फोर का ए पढ़ें, जल्दी से पढ़ें। On Yakam January 12, TFL acquired manufacturing right of an assorted range of juices and ice creams from a well-known multinational company for 50 million. Following are relevant clauses of agreement executed between the two companies. Agreement is valid for 5 years and is renewable for a further 5 year at a, खुद ही बता दिया उसने, नॉमिनल, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग राइट आर नॉन ट्रांसफरेबल एंड कैन नॉट बी, आगे किराए पे दे नहीं सकते। आफ्टर इरेक्शन ऑफ इट्स प्लांट टीएल स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग, आपने डिस्कशन करनी है इसकी, ठीक है। अब ये मैं सिखाऊंगा आपको कल, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसमें दोनों मौक़ों के ऊपर 8 नंबर के लिए अंग्रेजी लिखनी है। तो इनिशियल मेजरमेंट के अंदर आप 2 चीज़ें लिखोगे। पहले आप लिखोगे इनिशियल रिकग्निशन कब होती है, जब 2 क्राइटेरिया, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल हो, कॉस्ट लायबली मेजरेबल हो। फिर इनिशियल मेजरमेंट किस पे करते हैं जी, एट कॉस्ट, और कॉस्ट जो है वो 50 मिलियन ले लेंगे। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में उसको कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हैं और रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी। तो कॉस्ट मॉडल पे हम रखेंगे, उसने बताया नहीं है, ठीक है। लेकिन फॉर अमोर्टाइजेशन आपने लाइफ यूज़ करनी है 10 साल, जिसके अंदर आपने 5 साल रिन्यूअल क्यों ऐड करना है, ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसको ज़रा आप ट्राई करेंगे। नंबर 1 ये छोटा सा सवाल आपका होमवर्क में आ गया। अब देखें ना जी, ये क्वेश्चन नंबर 5 आप होमवर्क में क्यों ना करें, क्योंकि ये भी डिस्कस वाला है, ये भी पढ़ा दिया है मैंने, ठीक है। 6 नहीं, इसमें करेक्शन है, मैं खुद कराऊंगा। और एक आखिरी, तो 4 का ए, 5 नहीं, 2 और छोटे 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 छोटे, 4 का बी, 5, उसके बाद अगर ये चला आज का दिन, दलील कहा कर रहे हैं, ये चेक करें 17, ये भी डिस्कस वाले सवाल अब आपके ऊपर पड़ गए, ठीक है। तीनों ही डिस्कस वाले हैं, 4 का ए, 5, 17 और उसके बाद
चलें उसके बाद ये कर लीजिएगा 16। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।